नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं, श्री सुनील राउत जी। नमस्कार सर। नमस्कार। जो कि एक बहुत ही भारत के जाने माने पत्रकार और वीके न्यूज़ के एडिटर इन चीफ भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहला मेरा एक यही सवाल है कि आप पत्रकारिता में कैसे आए? मतलब आपने ऐसा क्या आपके मन में आया कि आपको लगा कि मुझे पत्रकारिता ही करनी चाहिए? बेसिकली प्रज्ञा जी, पहले तो हिमकॉम न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पर। प्रज्ञा जी, ऐसा है कि पत्रकारिता में मैं एक्सीडेंटल हूँ। मैं वैसे तो बाय प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस पेशे में आऊँगा। लेकिन कहते हैं कि वो डेस्टिनी पहले से तय होती है और सब आपको ले जाती है। तो हाँ, लेकिन एक शौक़ था मुझे बोलने का और लिखने का। तो जो मेरा शौक़ था बोलने का, लिखने का, वही मुझे पत्रकारिता में लेके आया। उससे पहले तो मैं बिज़नेस करता था और अचानक सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि टीवी पर एक स्क्रॉल आया नीचे चलता हुआ और उसमें लिखा था कि आप भी पत्रकार बन सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं। और वो एक ऐड देखकर मैंने दिल्ली की ओर मूव किया और अपना बिज़नेस जो है वो मतलब रातों रात मैंने उसको शट डाउन कर दिया एक तरीके से। मेरा एक बिज़नेस पार्टनर था, उसको हैंड ओवर कर दिया मैंने और मैं दिल्ली के लिए मूव कर गया और फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया यहाँ पर और वहीं से मेरी पत्रकारिता का सफ़र शुरू हुआ। तो सर, हमने हर बार सुना है कि जो एक पत्रकार होता है, आपने भी बोला कि आपने अपना बिजनेस छोड़ दिया, आपने अपने पार्टनर को सौंप दिया। हर पत्रकार के मतलब जब वो पत्रकारिता शुरू करता है तो उसके पहले की एक बहुत संघर्ष भरी कहानी होती है। तो उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। नहीं प्रज्ञा जी, मैं थोड़ा सा लकी रहा हूँ इस मामले में कि मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा। बेसिकली मैं जब बिज़नेस में था तब भी उसी दौरान से मैं पत्रकारिता से जुड़ा था, अखबारों में लिखा करता था। चूँकि लिखने का शौक़ था, मुझे बोलने का शौक़ था, तो मैं बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति दिया करता था। एक बड़ा संगठन है इस देश का, उससे भी मैं जुड़ा रहा, उसके कार्यक्रमों में जाकर मैं बौद्धिक दिया करता था। तो बोलने का शौक़ था। तो जब मैं इंस्टीट्यूट में आया तो लकीली हमारे शहर में एक बड़ा आयोजन होता है जहाँ जिसे पत्थरमार मेला कहा जाता है। लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। तो बड़ी अजीब सी घटना है ये। तो जब मैं जिस इंस्टीट्यूट में पहुंचा तो उनका अपना न्यूज़ चैनल भी था। तो मैं वहाँ पर अपने सर के पास गया और मैंने कहा कि सर मुझे अगर मौका दे तो मेरे यहाँ एक इवेंट होता है, मैं उसको कवर करना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा कि ठीक, मुझे बस मैंने कहा माइक आईडी चाहिए चैनल की ताकि मैं वहाँ जाके इसको अच्छे से कवर कर सकूँ। तो मुझे चैनल से लकीली परमिशन मिल गई और मैं शहर में गया मैंने उस इवेंट को कवर किया और उसके बाद वो चैनल में मैं लेके आया। उन्होंने तो मुझे एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट किया कि चलो, स्टूडेंट की एक भावना होती है कि भैया इसको संतुष्टि मिल जाएगी, इसको हम दे देंगे, कुछ करके लाएगा। तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैं गया अपने शहर में और मैंने उसको कवर करके लाया पत्थरमार मेले को। बड़े अच्छे से मैंने उसको जर्नलिस्टिक वे में पूरा कवर किया। हेड सर उनके पास लेके गया कि सर ये मेरे टेप्स हैं और ये स्टोरी है मेरी, तो मैं ये लेके आया हूँ। तो उन्होंने वो स्टोरी देखा तो बड़ा, जो मेरा लिखने का शौक़ था मुझे, चूँकि बहुत अच्छा मैंने लिखा था उसको, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो स्टोरी देखे और मेरी तरफ देखे कि उन्होंने कहा ये आप ही ने लिखी है? मैंने कहा जी सर, ये मैंने नहीं लिखी है। तो उन्होंने कहा आर यू श्योर? मैंने कहा यस, ये मैंने ही लिखी है। तो वो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप बैठिए, और वो अपने चैनल हेड जो है उनके कैबिन में गए और उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट ये स्टोरी लेके आया सर, बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको हमें चैनल पे चलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पूछिए उससे, अगर वो बनाएगा तो आप चैनल पे रन करवाइए स्टोरी को। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आए हो और बोले कि इसको आप स्टोरी बना लेंगे, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था कि टीवी में कैसे काम होता है, मैं तो स्टूडेंट था। लेकिन कहते हैं कि कॉन्फिडेंस, तो मैंने कहा यस सर, मैं बना लूँगा। और उन्होंने कहा कि 7 दिन का आपके पास समय है, नेक्स्ट सैटरडे इसको हम ऐड करेंगे चैनल पर, तो इसको आप बनाइए 7 डेज़ में। उन्होंने मुझे चैनल में ले जाके इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये बच्चा है, इंस्टीट्यूट से आया है, इसको आप हेल्प करिए और इसको पूरा शो बनना है। तो ऐसे मेरी चैनल में एंट्री हुई और वो बड़ा, वहाँ पे थोड़ा सा हालांकि संघर्ष करना पड़ा मुझे, क्योंकि सब स्टाफ था, उसके बीच में एक नया कॉलेज का बच्चा, उसको कैसे कोई इंटरटेन करता। लेकिन मैंने चीज़ें सीखी वहाँ घूम घूम के, किसको क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। और मैंने फाइनली वो जो अपना असाइनमेंट उन्होंने जो मुझे दिया था, वो शो हमने बनाया। उस शो का नाम था मौत का मेला, उस शो का हमने नाम दिया।
और उसमें वॉइस ओवर मैंने ही किया था, अपना ही वॉइस ओवर मैंने दिया। फिर वो एंकर्स मैंने दूसरे से उसमें कराए और मेरी पीटीसी थी, उसमें रिपोर्ट थी, और बड़ा अच्छा वो शो बना, आधे घंटे का शो था। और विशेष नाम से एक शो जाता था वो सैटरडे 9 PM, तो उस दिन वो शो चला। तो उसके चलने के बाद उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट डे भी उसको रिपीट टेलीकास्ट होता था वो। तो वो चैनल हेड की कैबिन में टीवी लगा रहता है, वो लोग देखते हैं। तो उन्होंने उसको देखा और उन्होंने कहा कि अरे किसने बनाया है। तो उन्होंने बताया कि ये जो इंस्टीट्यूट का लड़का है ये उसने बनाया है सर, और जो हमने आपसे परमिशन ली थी। तो कहा ये तो बड़ा अच्छा शो बन गया है, पूछो उससे, वो तो नौकरी अगर करना चाहे तो चैनल में उसको काम दे दूँ। तो ऐसे मुझे फिर नौकरी मिल गई, तो मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा। और फिर उसके बाद काम, हाँ, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि आपके काम ही आपकी पहचान होती है। फिर उसके बाद जब मुझे मौका मिल गया तो मैंने अपने काम से साबित किया, तो मेरा प्रमोशन होते गया, फिर आगे बढ़ते गया, फिर और चैनल्स में मुझे मौके मिलते गए। और बहुत कम समय में मैंने बहुत अच्छी तरक्की कर ली इस फील्ड में। जो अच्छे अच्छे लोगों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो मैं बड़ा लकी रहा इस मामले में कि मुझे पापड़ नहीं बेलने पड़े। जी। तो अब आपने जैसे बताया कि मतलब आपने जब मेहनत करी, संघर्ष किया, तो आपका प्रमोशन हुआ। जी। एक वक्त था जब हमारा इंडिया की पत्रकारिता, भारत की जो पत्रकारिता है वो एकदम ऐसे चोटी पे हुआ करती थी, लोग तारीफें किया करते थे। पर आज का वक्त देखें तो वर्ल्ड रैंक के हिसाब से भी भारत की पत्रकारिता, पूरा मास मीडिया जो है वो गिरता चला जा रहा है। और इस चक्कर में होता क्या है कि जो बच्चे चाहते हैं इस फील्ड में आने के लिए, वो भी रुक जाते हैं कि जब यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो क्या पता आगे के वक्त में क्या होगा। तो इस चक्कर में उनको थोड़ा डर हो जाता है इस बात का कि वह इस फील्ड में आए तो कैसे आए आखिर। तो मतलब इन सब का क्या मेल है? जी नहीं, मैं देखिए ये देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं प्रज्ञा जी। एक होता है हेड, एक होता है टेल। हम किस पहलू को देखते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कह तो देते हैं कि भारत की पत्रकारिता बड़े निचले दर्जे की है। क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या जो पश्चिमी देश है उनकी पत्रकारिता बड़े आले दर्जे की है? किस देश की पत्रकारिता का हम उदाहरण दें कि हाँ ये पत्रकारिता निष्पक्ष है? देखिए क्या होता है कि किसी को भी आपको टैग करना है। भारत देश की, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। और मैं नहीं ये मतलब ये कहता हूं आपसे, और सबसे मैं कहता हूं कि भारत देश से ज़्यादा लोकतांत्रिक अधिकार किसी के पास नहीं है। इस देश में एक पत्रकार अपना यूट्यूब चैनल खोल के सरकार के खिलाफ खूब बोल सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और ऐसा कोई उदाहरण मुझे नहीं कोई दे सकता है कि किसी पत्रकार ने सरकार के खिलाफ बोला हो और उसे उठा के जेल में डाल दिया हो। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तो पत्रकारिता की जो फ्री प्रेस इंडेक्स की जो बात की जाती है, रिपोर्ट्स बहुत आती है। हंगर इंडेक्स में भारत देखिए कहाँ है। और आप मुझे बताइए, मैं पत्रकारिता के विद्यार्थी के नाते या अयोध्या के वासी के नाते या दिल्ली के वासी के नाते आपसे पूछ लेता हूँ, क्या दिल्ली में कोई ऐसा होगा जो भूखा सोता होगा? हो सकता है 1-2 लोग हो, 10 लोग हो, लेकिन क्या जो हंगर इंडेक्स में हमें ऐसे ऐसे देशों से नीचे दिखाया जाता है रिपोर्ट्स में, तो क्या ऐसी रिपोर्ट्स पे हमें यकीन करना चाहिए? तो पत्रकारिता के विद्यार्थी के नाते आपको थोड़ा समझने में वक्त लगेगा। ये सब सारी जो रिपोर्ट्स होती है, कुछ प्री जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे भारत के बारे में कहा जाता है कि ये जमूरों का देश है, जिसमें कहते हैं ना बंदरों और वो जादूगरों का देश है, ये पहले परसेप्शन हुआ करता था। लेकिन हाल के दिनों में हमने उस परसेप्शन को बदला है। दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओ हो या दुनिया का जो सबसे लोकप्रिय नेता हो, वो भारत से है। तो इसलिए दुनिया की निगाह में ये तो खटकना ही है। तो ये उसी का परिणाम है कि भारत के संस्थानों को ऐसे रिपोर्ट्स के ज़रिए नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की पत्रकारिता इतनी भी ख़राब है। कुछ पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता का मानक तब तय होता है कि जब उस पर लगाम हो, अंकुश हो। तो अभी पत्रकारिता पर मुझे नहीं लगता, मैं जितने दिनों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने जिसके भी खिलाफ लिखा है, हमें कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, मैं एक मुकदमा ज़रूर झेल रहा हूँ राजस्थान सरकार की ओर से। राजस्थान में तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और हमने वहाँ के प्रशासन के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट फाइल की, तो उन्होंने मेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया। तो देखने का नज़रिया है अपना।
तो प्रेस फ्री में मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा भविष्य है। और डिजिटल मीडिया, खासतौर पर जो डिजिटल मीडिया आया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा जो डिजिटल मीडिया है, ये नए भारत की उभरती, नए भारत का नया भविष्य यहाँ बन सकता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं, तो आना चाहिए यहाँ, बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य है। अभी आपने डिजिटल मीडिया का जिक्र किया, अब डिजिटल मीडिया में एआई भी आ रहा है। एआई से हमारे पूरे देश में बल्कि पत्रकारिता पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है अभी इस वक्त में। मतलब इतनी सारी चीज़ें, कंटेंट राइटिंग का काम, लेखन, जितने आर्टिकल लिखे जाते हैं वो, इवन आजकल जो पत्रकार हैं जो टीवी पे आते हैं, टेलीविजन पे हमने भी देखे हैं, वो सब भी एआई ही है। कुछ मतलब लोगों ने चालू कर दिया ये चीज़, तो इससे तो फिर मतलब पत्रकारिता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या है, थोड़ा समझाएंगे? जी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एआई टेक्नोलॉजी पत्रकारिता में उतनी ही जगह ले सकती है जितनी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पेन में जैसे स्याही की दरकार होती है, तो पेन में सिर्फ स्याही लिखने के काम आती है। एआई टेक्नोलॉजी जो है, आप पूरी पत्रकारिता एआई के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि जो एआई एंकर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आजकल टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, क्या वो फील्ड से जाकर खबर लेकर आ सकती है? नहीं। क्या एआई का जो टूल है वो क्या मुझे ये बता सकता है कि खोजी पत्रकारिता, जैसे आपके जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी इस पर बात हुई थी कि खोजी पत्रकारिता क्या एआई वो कर सकता है? नहीं। एआई कुछ काम कर सकता है, हमारे काम को आसान कर सकता है, लेकिन करना व्यक्ति को ही पड़ेगा। एआई को कमांड कौन करेगा? आप और हम ही करेंगे। तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि जैसे कंप्यूटर इस देश में जब आया था तब यही बहस हुई थी कि कंप्यूटर अगर आ गया इस देश में तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? उल्टा हुआ उससे, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो जैसे एआई टेक्नोलॉजी जब आएगी तो एआई टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए लोग चाहिए होंगे, और एआई टेक्नोलॉजी उतना ही काम कर पाएगी जितना हम उसको कमांड करेंगे। वो आसान काम कर सकती है, व्यक्ति का सारा काम नहीं कर सकती है, उस व्यक्ति के काम को आसान बना सकती है। जैसे एआई एंकर जो है, आपने देखा होगा, जैसे एआई एंकर की बात की, वो एंकर क्या करती है? अभी मौसम का हाल बता रही है, उससे ज़्यादा नहीं बता सकती। जितना हम उसको फीड करके देंगे वही बता सकती है। एआई एंकर इंटरव्यू नहीं ले सकती है, क्योंकि उसके पास इतना सेंस नहीं होगा कि मुझे क्या सवाल पूछना है। या तो उसको सवाल फीड करके दे दिए जाए, उतने ही सवाल वो पूछेगी। लेकिन जो काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, जो पत्रकार का एक काम होता है, पत्रकार का असल काम क्या है? पत्रकार की असल ताकत है सवाल, और वो सवाल एआई नहीं पूछ सकता है, उसको वही पूछ पाएगा जो हम उसको बताएंगे या जो कमांड देंगे। तो पत्रकार की जगह एआई नहीं ले सकती है जर्नलिज्म की। हाँ, उस काम को आसान ज़रूर करेगा एआई, और ये हमारे लिए अच्छी है। जो भी तकनीक आती है उसके हमेशा दो पहलू होते हैं, एक ख़तरनाक भी होता है और एक अच्छा भी होता है। ब्लेड है, ब्लेड से आप या तो सर्जरी कर लीजिए या गला काट लीजिए। तो वैसे एआई टेक्नोलॉजी है, उसके अपने दुष्परिणाम भी है, लेकिन उसकी अच्छी बातें भी है। उसको कैसे हम यूज़ करते हैं वो निर्भर करता है। अब अंत में बस एक और, हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो आगे चल के जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, और अभी हमने बात करी एआई भी आ रहा है, तो उसके चलते उन लोगों को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और पत्रकारिता में आने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बेस्ट टाइम है। मैं कहना है जो भी विद्यार्थी इस फील्ड में आना चाहता है, ये बेस्ट टाइम है, ये गोल्डन पीरियड है जर्नलिज्म के लिए। क्योंकि इसमें क्या है, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। पहले ये होता था कि सीमित आपके पास मौके हुआ करते थे, सीमित अखबार है, गिने चुने अखबार, आप नाम जिनको उंगली पे गिन सके, इतने अखबार और इतने ही चैनल हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में जब से डिजिटल मीडिया आया है, डिजिटल मीडिया ने मौके बहुत बढ़ा दिए हैं, और टेक्नोलॉजी जैसे ही आई है तो हर जगह मीडिया का अपना प्रभाव आया है डिजिटल की वजह से। कोई हॉस्पिटल है, उसका भी अपना डिजिटल मीडिया विंग है, कोई स्कूल है, उसका भी अपना डिजिटल मीडिया विंग है। तो हर जगह आपकी ज़रूरत है। फिल्म मेकिंग में बहुत चांसेस बढ़े। पहले फिल्म मेकिंग जो थी बहुत महंगी चीज़ हुआ करती थी, और फिल्म मेकिंग वही करते थे जिनको थिएटर में जो अपनी फिल्म रिलीज़ कर सकते थे। अभी आपके पास फिल्म रिलीज़ करने के लिए कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नहीं तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी फिल्म बनाकर रिलीज़ कर सकते हैं। तो फिल्म मेकिंग से लेकर हर म्यूज़िक इंडस्ट्री, सब जगह पर इस वक्त बहुत मौके हैं, और जितने मौके हैं उतने ही लोग चाहिए। तो स्किल्ड लोगों की बहुत कमी है। तो इस वक्त अगर इस फील्ड में आप आते हैं तो बहुत एक गोल्डन पीरियड है, मैं ये कहूँगा।
आपका बहुमूल्य हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए अब हम भी आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए हिमकॉम न्यूज़।